हेलो, गुड इवनिंग क्लास। चलो फिर आज हम लोग जो है वर्क और एनर्जी की शुरुआत करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोग क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ करके भी आए हो, आज आपके चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर नेम इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वैसे तो क्लास 9th में आप लोग पढ़ कर के थोड़ा बहुत आए हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग अभी 11th 12th जो अभी देखेंगे वो थोड़ा सा हटकर है, बट मेन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम एज क्लास 9th है। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरुआत करोगे जो है वर्क एनर्जी थ्योरम। आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क, एनर्जी थ्योरम। तो आपने काइनेमेटिक्स में देखा कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से मूव करके जाता है, किसी पॉइंट ए से, और आपका ऑब्जर्वेशन उसको लास्ट पॉइंट बी पे देखता है। मान लो पोजीशन ये क्या है, एक्स है, और यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन ये एक्स नॉट और ये एक्स है। और यहाँ पर आपने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये u थी, और जब आपने फाइनली उसको देखा तो वो वेलोसिटी क्या है, v है। ओके, बस यहाँ आपको टाइम के बारे में नहीं बताया जाता कि क्या टाइम है। तो आपने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई, x माइनस एक्स नॉट, और आपने इस डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लिया एज ऐसा कुछ तो भी d, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू d। तो जब यहाँ पे टाइम एब्सेंट है और आपको क्या क्या दिया हो कि ये ऑब्जेक्ट कोई एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो, तो आप सोचो कि कौन सा हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन आप देख सकते हो, आप लिखोगे कि सिंस वी कैन राइट, अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने है तो हम लोग क्या, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, यस, v स्क्वायर, u को मैं इधर ले लेता, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये d है। आया समझ में? नाउ मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमें किधर जाना है, वर्क की तरफ मूव करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ m, therefore half mv square minus half mu square is equals to half m into 2a into d। 2 कैंसल, यहाँ हमें मिल गया m into a। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। ये जो ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से वहाँ गया उसका मास कितना था, m था, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने यहाँ से देख लिया कि ये फाइनल वेलोसिटी है और ये मास है, तो ये आपने यहाँ पर इसको नाम दिया kf माइनस क्या हो गया ki। बट यहाँ m इंटू ये जो आप देख रहे हो, तो आप जानते हो कि एफ नेट उस ऑब्जेक्ट का जो क्योंकि पूरे मोशन के ड्यूरिंग द मोशन देयर इज नो चेंज इन मास में कोई चेंज नहीं आया, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। Therefore, above equation can be written as kf minus ki is equals to f net into d। तो क्लास 9th में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि अगर कहीं पर फोर्स लग रहा हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो वो क्या हो जाता है, उसका वर्क डन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कि में जाने में वर्क डन कितना होगा, नेट फोर्स अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, और kf माइनस ki इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया जो है, वर्क डन बाई नेट फोर्स। तो आपने यहाँ से सीखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब आप इसको एक अच्छे से कैसे डिफाइन करोगे कि चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई नेट फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई नेट फोर्स। ओके, तो यहाँ से आप इसे डिफाइन करोगे व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप ऐसा बोल सकते हो, हेंस वी कैन राइट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई नेट फोर्स। यही हमारा हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप इसे नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आपको लास्ट लाइन बोल देता। तो लास्ट लाइन मैं आपको बोल देता, फिर आप नोट कर लेना। पहले आप इतना नोट कर लो फटाफट। हो गया, कर लिया नोट? तो लिखो यहाँ पे हेंस वी कैन राइट, क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई नेट फोर्स। ठीक है, या फिर कभी कभी इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी KF माइनस KI इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस भी कहा जाता है। इन जनरल आप ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज हमेशा बोलोगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, अभी ऑल द फोर्सेस मतलब क्या? ऑल का मतलब कि कई तरह के फोर्स होंगे, बिल्कुल। तो दो तरह की फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना, आप आगे की वीडियो लेक्चर में देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, और ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इसका एक और अच्छा मतलब आप ऐसा बताएं, KF माइनस KI इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये यही है। हो गया, तो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको समझाता कि आगे और क्या आपको बताना है जो है। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद वर्क पढ़ेंगे। हो गया, नोट करते रहो। हो गया, ओके, चलो। अब देखो, तुम लोग इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो कई बार आपके नीट के एग्ज़ाम में आया है, यहाँ तक कि JEE मेंस में भी आजकल कई बार आप पूछा जा रहा है। वो बहुत ही अच्छा और सुपरस्टार क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, मगर आता है ये। तो आपके नीट और JEE और CET के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। CET में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। आजकल तो CET के पेपर अच्छे खासे बन रहे हैं, ठीक ठाक बन रहे हैं, पहले के जैसा सरल नहीं बन रहा है, थोड़े अच्छे बन रहे हैं। तो देखो, अभी जो क्वेश्चन है उसके बाद ये आपका जो ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में है क्वेश्चन नंबर 6.2। ओल्ड बुक में क्या है, 6.2, और आपकी न्यू बुक में होगा 5.2 या जो भी है, देख लो नई जो NCERT आई है उसमें क्या है। यहाँ कहता है कि इट इज़ वेल नोन दैट रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर अ इन्फ्लुएंस ऑफ अ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स and the opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop but is otherwise undetermined. Consider a drop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second.
what is the work done by the gravitational force and what is the work done by the unknown resistive force। तो क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि कोई 1 ग्राम की ड्रॉप है ना, वो बारिश होती है, इतना तो देखा ही होगा तुम लोगों ने, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो सॉल्व एग्जांपल 6.2 और नई बुक का 5.2। तो यहाँ पर बहुत ही सुपरस्टार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। एक कोई रेन ड्रॉप है ना, ये ड्रॉपलेट है जिसका मास कितना दे रखा है उसने 1 ग्राम। 1 ग्राम की ड्रॉपलेट है जो गिरती है और अर्थ सरफेस पे कितनी हाइट से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हाइट से गिरती है और स्ट्राइक करती है। तो उसने वेलोसिटी कितना दे रखा है, द वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितने से हिट कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो हाइट है ये h बराबर 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 1000 मीटर हाइट से नीचे गिरती है और 50 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करती है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अननोन मतलब ऐसे फोर्स जो हमें पता नहीं है, एक तरह का एयर रेजिस्टेंस फोर्स। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहाँ पहला जो ए पार्ट है इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है आप लोगों ने, mgh। तो मास कितना है 1 × 10⁻³ 1 ग्राम है। g की वैल्यू मान लो हमने 10 ले लिया और यहाँ कितना ले लिया 10⁻³ 1 किलोमीटर, तो मीटर में लिया। तो 3 एंड +3 कट गया, कितना आ गया 10 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 10 जूल। लो बी में कहता है कि आप बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। फिर वही अभी आपने पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने देखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस मींस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कौन सा, ग्रेविटी, एंड नॉन कंजर्वेटिव मतलब जब तुम आगे की वीडियोस देखते जाओगे और ज़्यादा यही क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ध्यान से देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है एंड नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो kf मतलब हो गया हाफ m vf का स्क्वायर माइनस हाफ m vi का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी इज कितना निकला 10 जूल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज वी वांट टू फाइंड। तो यहाँ पर आप देखो हाफ 10 टू द पावर क्या 1 इंटू मास कितना 1 ग्राम 1 इंटू 10 टू द पावर -3 vf मीन्स 50 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 मास कितना हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू ये 0। इनिशियली ये रेन ड्रॉप क्या था, रेस्ट पे था। इनिशियली जहाँ से गिरा वहाँ हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि रेन ड्रॉप वॉज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे था। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 जूल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो एक पार्ट 0 हो गया, दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, ये 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये 2500 2500 इज इक्वल्स टू 10 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अभी ये इसको कैंसिल करा देगा तो कितना हो जाएगा 12 मतलब डायरेक्ट 1250 है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा और ये 1250 10⁻³ मतलब 1.25 इज इक्वल्स टू 10 जूल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। देयरफॉर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या हो गया ये 1.25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -8.75 जूल। तो आपने देखा कि जब रेन ड्रॉप नीचे गिर रही थी तो उस पर अननोन रेजिस्टिव फोर्स मतलब एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस ने कितना काम किया, बहुत ज़्यादा। यही कारण है कि ईश्वर ने जो बनाया, गॉड ने, वो ऐसा बनाया हुआ है कि अगर रेन ड्रॉप ऊपर से चली तो क्या होता है अननोन रेजिस्टिव फोर्स मतलब एयर रेजिस्टेंस लगा करके बहुत सारा नेगेटिव वर्क उसके ऊपर कर देती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। वो जिस डायरेक्शन में गिर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, जिसके कारण वो रेन ड्रॉप क्या होती है बहुत ही आराम से नीचे गिरती है और
वो क्या होता है, आराम से गिरती है, तो फिर ये हमारे रोड, प्लांट और जो ह्यूमन जो भी लिविंग थिंग्स है उनको इतना तेज़ी से वो हिट नहीं करती। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लो पूरे स्पीड में अगर हिट करती, तो तुम क्या कर दो, यहाँ से निकाल कर देख लो, ऐसी स्पीड होगी कि ये तुम्हारे सर फोड़ने भर को काफ़ी है। मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस काम ना करे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ग्राम की ड्रॉपलेट तुम्हें घायल कर सकती है। और अगर मान लो तुम थोड़ी देर बारिश में रह गए तो तुम्हारा बचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो V बराबर क्या आ जाएगा रूट के अंदर 2GH, यही हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं ना, कहीं से जाके कहीं स्ट्राइक करे तो मतलब V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS लगाओगे तो रूट के अंदर 2GH, तो 2 इंटू 10 इंटू क्या 10 टू द पावर 3, तो कितना हो गया ये, रूट 2 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 4, मतलब ये 2, मतलब 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 141.4 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से हिट कर रही है, 141.4 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आ रहा है जो है, मतलब कि यहाँ तक कि मैं तुम्हें इसका अगर कंपैरिजन दूँ तो जो तुम्हारी गाड़ी में ये पेट्रोल सिस्टम बना होता है, पेट्रोल जो ये पंप करता है, जो छोटी सी एक नोजल लगी होती है जो पिस्टन के अंदर पेट्रोल पंप करता है जिससे हमारी गाड़ी चलती है पिस्टन में, तो वो नोजल से जो पेट्रोल वहाँ पंप किया जाता है वो लगभग ऐसा 150 से थोड़ा प्लस ज़्यादा मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उधर ऐसा पंप हो रहा होता, लगभग यही कि कुछ ऐसा किलोमीटर में है। तो अगर ये वो किलोमीटर, तो फिर ये बहुत ज़्यादा है फिर ये, तो क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर में अगर होगा तो ये फिर उससे बहुत ज़्यादा है। तो अगर लगभग मान लो सेम भी है, तो वो जो उसकी स्पीड है, अगर वो उसके ऑयल पंप के रास्ते में मान लो तुमने ऐसा अपना हाथ लगा दिया, तो सीधे वो क्या करता है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है पार कर देगी, इधर से निकल आएगा, पूरा पेट्रोल इधर लगाओगे और इधर जो है फाड़ के निकल लेगा बाहर। तो सोचो कि अगर रेन ड्रॉप इतनी स्पीड से गिर रहा है, अगर ईश्वर ने ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया होता गॉड ने कि वो बीच में ही एयर रेजिस्टेंस उसकी स्पीड कम करा देती, ना कराती, तो क्या होता, इतनी स्पीड से गिरता कि किसी के भी सर पे गिर के हुए उसको फोड़ सकता था। तो कर लो नोट, और एंड थैंक्स टू गॉड कि वो कुछ हमारे लिए अच्छा सोच के रखता है ना। इसीलिए जो है जामुन के वृक्ष होते हैं वो बड़े होते हैं और उसके फल बहुत ऊंचाई पे लगते हैं। अब सोच कर देखो कि अगर कटहल इतना ऊंचाई पे लगता और गिरता तो क्या होता। इसीलिए जो है जो नारियल के पेड़ होते हैं वहाँ कोई रहता नहीं है, वो ऐसे थोड़े से खाली जगह पे नारियल के पेड़ लगाए जाते हैं। यही सिस्टम है, नियम है ये, वहाँ रहने के लिए नहीं होता, वो ऐसा बाहर की जगह पे नारियल लगाए जाते हैं। और अगर वहाँ रहोगे तो क्या होगा, जिस दिन नारियल सर पे गिरेगा उस दिन पता चलेगा, फिर पता चला कि पीने के लिए सारी मुंह नहीं बचा जो है। हो गया, करते जाओ फटाफट, नोट करते जाओ, जैसे हो जाए तुरंत बताओ मुझे। हो गया। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा वर्क के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो अगर मैं वर्क के बारे में बात करूं कि व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है, तो मुझे जैसा कि मुझे बताया है कि तुम लोगों ने क्लास 9th में थोड़ा सा वर्क के बारे में स्टडी किया था, पढ़ा था, और उसी स्टडी को मैं आगे बढ़ा देता, क्योंकि तुम्हें अभी वेक्टर भी आता है और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं क्योंकि सब पढ़ाया जा चुका है। तो ऐसा सोचो, वर्क, अगर मैं कहूँ कि कोई एक ब्लॉक है, देयर इज अ ब्लॉक having mass m and a force F is applied on the block and block will move from point A to, you can just imagine, it is reached at a point B
and its displacement is d, then we can find the work done just like, suppose the horizontal angle made by the force with horizontal is theta. यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एंगल मेड बाय द फोर्स विथ हॉरिजॉन्टल इज थीटा. देयर इज टू कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा. तो जैसा कि आपने क्लास 9th में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी जो है वर्क के बारे में, तो क्या पढ़ा कि फोर्स एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. Work is defined as the product of force into displacement in the direction of applied force. तो applied force कितना है तुम्हारा D plus force F sin theta into displacement in the direction of applied force. तो इसके डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं, जीरो. Therefore W बराबर क्या हुआ? FD cos theta. W इक्वल्स टू FD cos theta, है ना. देखो तुम्हारा ये वर्क डन का फार्मूला हो गया. और W इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर F डॉट क्या हो गया? D. W इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट D. ये ऐसा हो गया. आ गई बात समझ में तुम लोगों को? तो ये जो हमारा क्या हो गया, वर्क डन निकल आया W इक्वल्स टू FD cos थीटा. अब तुम इसे कंसीडर करो या इसको, दोनों सही है. ये थीटा के फॉर्म में है और ये तुम्हारा किसमें, वेक्टर के फॉर्म में है. दोनों आपको यूज करना है, दोनों सही है. ठीक है. तो आप देखो, सिंस हियर सम केसेस मे बी अराइजेस, कुछ केस अराइज होंगे. केस फर्स्ट क्या है? पहला कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो W क्या हो जाता है उस केस में? मैक्स हो जाता है, क्योंकि FD cos 0 की वैल्यू 1. तो इसी केस में W क्या होता है? मैक्स होता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक सेम डायरेक्शन में. केस सेकेंड, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अच्छा ऐसा करो, 90 की जगह पहले 180 लो, 180 डिग्री. ठीक है. 180 लेने का मतलब ये हो गया कि फोर्स किसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में F, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? बोलो, अपोजिट. तो यहाँ एंगल कितना बना है? 180. देयरफॉर वर्क बराबर क्या हो जाएगा? FD cos 180. cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ. तो आपने देखा कि फोर्स विल बी पॉजिटिव एंड फोर्स कैन बी नेगेटिव एंड फोर्स कैन बी पॉजिटिव, दोनों हो सकता है. केस थर्ड के बारे में बात करो तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो? 90 डिग्री पर हो जाए. तो ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा कोई भी, मतलब ये हमारा मान लो फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है. इन दोनों के बीच क्या है? 90 डिग्री है. देयरफॉर W बराबर क्या हो जाएगा? FD cos 90. cos 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया? 0. अब मैं तुमसे पूछूं कि ऐसा कौन सा दुनिया का एग्जाम्पल है जो इस पर आकर फिट हो जाएगा? तो तुम कहोगे बहुत ही आसान है, वर्क डन बाई कुली. वर्क डन बाई एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल कौन सा आएगा? एग्जाम्पल है इसका वर्क डन बाई कुली. जो वर्क डन बाई कुली, जितने कुली लोग काम करते हैं उनका क्या होता है? वर्क डन 0. क्यों? क्योंकि वो अपने सर पे ऐसा एक हैवी वेट रखते हैं. तो वेट रखकर फोर्स किधर लगाया? ऊपर ही उसके सर पे है, तो उसने फोर्स किधर लगा रखा है? ऊपर. या मान लो उसका वेट जो है किधर लग रहा है? डाउनवर्ड, mg, बट वो मूवमेंट किधर कर रहा है? फॉरवर्ड. तो फोर्स इधर और उसका मोशन किधर? फॉरवर्ड. तो ये जो mg होती है थोड़ी ग्रेविटी हो जाती है. एक ये भी एग्जांपल है. और दूसरा क्या है, अगर उसने मान लो पूरा ऐसा अपने सर पे ऐसे हैंग कर रखा है ऊपर की तरफ,
तो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स किधर, ऊपर, बट डिस्प्लेसमेंट इधर, तब भी वो 90 डिग्री हो रही है। तो इस केस में दो एग्जाम्पल हो गए। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, वर्क डन बाय कुली पहला, एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ वेट इज पुट ऑन द हेड ऑफ कुली। तो उस समय ग्रेविटी भी जो वर्क कर रही है वो भी क्या है, वर्क डन उसका 0, क्योंकि उसका मास किधर लग रहा है, mg डाउनवर्ड। तो दूसरा एग्जाम्पल भी तुम लोग लिख लेना, लेकिन उसको बता के लिखना कि कैसे उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, साइंस की भाषा में अगर देखा जाए तो उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। हो गया? तो नोट करते रहो तुम लोग, फटाफट फटाफट नोट करो। कर लिया नोट? वेरी गुड। अब देखो फिर, तो ये केस थर्ड हो गया, और ये और एक केस मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता, मतलब 90 डिग्री 0 हो गया। एंड केस तुम्हारा है ये केस फोर्थ, ऐसा वर्क डन बाय ग्रेविटी। एक होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। थोड़ा सा जो ये सेकंड वाला था इसको और एक्सप्लेनेशन दे दूं। अगर मान लो कि कोई एक इंसान है ना, और वो इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना चाहता है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, h। तो जब वो चढ़ रहा होगा तो हर ईच एंड एवरी स्टेप में क्या करता है, वो अपने वेट को ऊपर उठाता है। ऐसा हर स्टेप पे चढ़ता है तो अपने वेट को ऊपर हैंग करता है। तो जो mg है, mg ऑफ मैन, तो मैं mg मतलब उसका वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। mg किधर लगती है, नीचे की तरफ, और उसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाय यहाँ जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना h है ना, इंटू कॉस। देखो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, डिस्प्लेसमेंट तो कंटिन्यू कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, इंटू कॉस 180। यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है इस केस में, है ना। और जो मैं वेट की बात कर रहा था कि आदमी लेके चल रहा है, उसके केस में तो 0 आएगा। वहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात है, इसीलिए मैंने इसको केस बना के तुम्हें समझाया। तो ये क्या हो गया, fg कितना हो गया, mg, और ये h cos 180 की वैल्यू माइनस। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गई, माइनस ऑफ mg h, हो गया। तो आप इसे फटाफट नोट कर लो, आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। क्लियर? और बता दोगे कि द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट्स डायमेंशन इज ml स्क्वायर t पावर -2 and its dimension is ml square t power -2. It is a scalar physical quantity.